नमस्कार दोस्तों। आज आप सबके सामने दिलीप कुमार द्विवेदी जी को मैं लेकर के आया हूं और इनका सिलेक्शन एसएससी, सीजीएल, एएसओ, सीएसएस जिनकी रैंक है 646, 646 रैंक है। तो आपके मतलब ये है कि कुछ कन्वर्सेशन मतलब कुछ स्ट्रैटेजी जिससे आप सभी को 2024 में 2024 में आप सभी को हेल्पफुल हो कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए और कहां से प्रेफर करना चाहिए, जीएस कैसे करनी चाहिए और रीजनिंग कैसे करना चाहिए। ये सारी चीजें आप सभी को बताने वाले हैं और इनसे कुछ हमारे भी सवाल होंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो आप भी अपने सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दिलीप जी से हमारा एक सवाल है कि दिलीप जी आपका घर कहाँ है? पैतृक घर? मेरा घर गोंडा है। गोंडा में कहां से है? गोंडा में प्रॉपर मनकापुर। मनकापुर, अच्छा अच्छा, प्रॉपर मनकापुर है, गोंडा से है ये जी। तो दिलीप जी सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने तैयारी एसएससी, मतलब ये है कि कई सारे बच्चों का सवाल होता है कि क्या हम एक साल में एसएससी निकाल सकते हैं या फिर नहीं। ये मेरा सवाल है और कई सारे बच्चों का भी सवाल है। सर डिपेंड करता है बच्चे की क्या क्या कैलिबर है। हर एक बच्चे का अलग कैपेसिटी होता है करने की। राइट। जैसे अब मान ले कोई है, जैसे उसको लगता है कि 6-7-8 महीने में अपना काम कर सकता है, पूरा सिलेबस कवर करके सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ सिलेबस ही नहीं है एसएससी में सर जी। आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। राइट, प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है जी। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपना ये है कि आपने तैयारी, आपको कितने साल लगे एसएससी सीजीएल मतलब 646 रैंक पाने के लिए? आपको कितने साल लगे? सर मैंने तैयारी तो 2018 में शुरू की थी, 2018 लास्ट में। हाँ, 2018 में जी। हाँ, उसके बाद फिर 2018 में इलाहाबाद आया, फिर आपसे जुड़ा यहाँ के। अच्छा, 2019 में आप हमसे जुड़े थे? जी। 2018 में आया, 2019 में आपसे जुड़ा एकदम प्रॉपर। फिर क्या हो, उसके बाद सबसे पहले मैंने आपसे इंडिविजुअल इंग्लिश का कोर्स लिया। फिर आप ऑफलाइन पढ़ाते थे? हाँ, तो ऑफलाइन में आपसे लिया था। ऑफलाइन। उसके बाद एक सिलेबस कंप्लीट किया सबसे पहले आपसे। सिलेबस कंप्लीट हुआ इंग्लिश का? जी। फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जैसे ये लगता है, जब तक सिलेबस चलता रहता है तब तक लगता है कि सर जी काम हो रहा है, क्योंकि एक एक पार्टिकुलर टॉपिक होता है तो उसके साथ तो लगता है कि बहुत अच्छा कमांड आ रहा है। लेकिन जब तक सिलेबस, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है सर जी, फिर क्या है कि भूलता जाता है। जी सब कुछ भूलने लगता है। एक समय बाद लगता है कि पीछे वाला छूट रहा है। राइट। फिर क्या हुआ, जब तक सिलेबस खत्म हो गया तो मुझे लगा कि मुझे आ तो सब रहा है, लेकिन मैं पढ़ता था इधर तो उसमें पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। वोकैब क्या वो लगातार भूल रहा था। क्योंकि सर जी जैसे क्या है, एक शेड्यूल पैटर्न पर आदमी पढ़ता रहता है, फिर उसके बाद भूलना शुरू करता है एक समय के बाद। रिवीजन सही से हो नहीं पाता है, क्योंकि सर जी हर एक टॉपिक नया टॉपिक आता रहता है। फिर जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तो फिर मैं आपसे प्रैक्टिस बैच के लिए जुड़ा। तो जब मैं आपसे प्रैक्टिस बैच के लिए जुड़ा सर जी, तो वो मुझे लगता है कि जैसे इंडिविजुअल इंग्लिश जो आपसे बैच पढ़ रहा था उससे कहीं ज्यादा लाभ मुझे आपसे प्रैक्टिस बैच से होने लगा। देखिए, प्रैक्टिस बैच में जो प्रॉफिट होता है वो ये होता है कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है और लेटेस्ट पैटर्न पे मैं करवाता हूं। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रैक्टिस बैच अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इससे मतलब बेनिफिट ये होता है कि आप सभी को डेली एरर पढ़ने को मिल जाता है, डेली पैराजम्बल पढ़ने को मिल जाता है, डेली क्लोज टेस्ट मिल जाता है और वोकैबुलरी बहुत सारी मिल जाती है। हाँ, एक सवाल नेक्स्ट मेरा ये है कि आप ये बताइए कि वोकैब, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि मतलब कोई ये बता देते वोकैब क्या, ऐसे करें वैसे करें ये करें वो करें, तो क्या करना चाहिए ओरिजिनलिटी? क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप बेहतर बता सकते हो, तो बच्चों को आप जरूर बताएं। जैसे सर जी वोकैब के लिए सबसे प्रमुख चीज है कि आप रिसेंट प्रीवियस ईयर पढ़िए। ये नहीं है कि जैसे आप 1990 पढ़ रहे हैं, 2010 का पढ़ रहे हैं, 2005 का, उससे कुछ नहीं होने कोई मतलब नहीं होता। जो इस समय रिसेंट चल रहा है 5-6 साल का विगत का है, या ज्यादा 7-8 साल का हो गया, तो आप उसको सर जी लगातार कैरी फॉरवर्ड कीजिए। और जैसे मैं जब आपसे जुड़ा प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे वोकैब के लिए लगा कि मतलब वोकैब तब से मुझे भूलना कम हो गया, धीरे धीरे हो गया। क्योंकि जैसे आप पढ़ाते थे, जैसे कोई भी वर्ड आता था तो उसका जब आप वोकैब सिनोनिम्स वगैरह लिखना शुरू करते थे तो 1 का 10 लिख देते थे तुरंत। तो उस वक्त ये क्या होता है, एक ग्रुपिंग मेथड होती है। तो जैसे एक कोई वर्ड आया, सपोज स्टबर्न आया, तो स्टबर्न वर्ड को हमने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया कि और भी कितने वर्ड्स है जो स्टबर्न से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें क्या कर दी भाई, एक्सप्लेन कर दी कि स्टबर्न से रिलेटेड और भी कितने सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब माइंड में बैठ जाता है और मतलब इवन मैनी टाइम्स रिवाइज हो जाता है, क्योंकि
वोकेबलरी एग्जाम्स में वही स्टूडेंट कर पाते जो एक वर्ड को मिनिमम 20 टाइम्स रिवाइज किए हुए, अदरवाइज एग्जाम का प्रेशर जो है ना वो झेल नहीं पाते और भूल जाते हैं vocabulary। वहां तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है एग्जाम प्रेशर में कि आपको लगेगा कि हमको आ रहा है, आप सिनोनिम्स का पलट के एंटोनिम्स लगा दो, एंटोनिम्स का पलट के सिनोनिम्स लगा दो, तो वहां ये धोखा हो जाता है, सबसे बड़ी बात होता है। राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने मतलब एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बच्चों का भी सवाल है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेने के लिए। जैसे सर जी क्या है, मेरा सिस्टम अलग था। जब मैं पहले शुरू किया था तो मैं घंटों पर ही विश्वास करता था तैयारी करने के लिए, तो घंटों के चक्कर में बहुत नुकसान हुआ। ऐसा लगता था कि जैसे मुझे 8 घंटे 9 घंटे टारगेट है, तो फिर मैं घंटे जोड़ता था। उसके बाद क्या होता है, जैसे कभी शुरुआत के 1-2 घंटे अच्छे चलते हैं, उसके बाद आदमी घंटा ही जोड़ने लगता है कि ये पूरा होगा, मैं छोड़ के हटूंगा, जल्दी से पूरा हो जाए समय हटूंगा, उसके बाद अपने ही मित्रों के साथ समय बिताऊं, घूमो टहलूं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर जी। मतलब ये है कि जैसे आप घंटे नहीं, आपका जब पढ़ने का मूड करे आप बैठ जाओ, जैसे रात हो या दिन हो, ऐसा कोई नहीं निश्चित है कि भाई सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, आपने कभी पढ़ा सुबह 4 बजे उठ के? नहीं सर, जैसे हम लोगों की अलग अलग कैपेसिटी है। कुछ लोग अभी थोड़ी कि आप मुर्गा प्रवृत्त के लिए हो जाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, कि आप 4 बजे उठेंगे मुर्गे की तरह से तभी काम हो सकता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, जब मैं एक विद्यार्थी जीवन मेरा था तो इवन जैसे हमारे भी पिताजी और फिर बाबा दादी, मतलब ये होता था कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। अच्छा, मैंने कभी भी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा ही नहीं। मैं रात को पढ़ता था 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक। आज भी मेरी वही आदत है कि 3 बजे के बाद ही मेरे को नींद लगती है, इसकी पहले नींद ही नहीं लगती है। रात को जितना होगा काम कर लूंगा, बट सुबह नहीं करने वाला, क्योंकि सुबह भाई अपने को सोना है, ठीक है ना। तो मतलब जरूरी नहीं कि सुबह 4 बजे ही उठे तो ही सिलेक्शन होगा, जरूरी नहीं। अब रात को पढ़ लीजिए, अब रात को पढ़ लीजिए, 2 बजे तक उधर पढ़ लीजिए, इधर 8 बजे सो करके उठिए, फिर अगेन 4 घंटा पढ़ लीजिए। और मतलब ये है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुल मिला के जब मूड करे तब पढ़ाई करो आप। जी, जैसे क्या है सर जी, जब मैं तैयारी शुरू किया 2019 में, पहला अटेम्प्ट दिया सीजीएल प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स क्लियर हो मेरा, मैं मेंस में फेल हुआ। तो क्या हुआ, जैसे प्रीलिम्स हुआ तो मेरे इंग्लिश में आए 30-35 नंबर, मैथ में भी एवरेज नंबर के साथ में प्री क्वालिफाई हुआ। तो क्या है, जो सर जी पहली बार प्री क्वालिफाई होता है तो अलग फीलिंग आती है कि मैंने कुछ अचीव किया, ऐसा लगता है। राइट। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपका ये जो कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सर जी 19 पहला 20 दूसरा। 19 पहला 20 दूसरा जी। 21 तीसरा 22 चौथा, 5वें अटेम्प्ट में हुआ। 5वें अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। लेकिन तो मतलब क्या रीजन था कि आपका 4 अटेम्प्ट आपने दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या रीजन था उसके? सर जी कुछ कारण है। जैसे 2019 में जब पहली बार प्रीलिम्स पास हुआ तो लगा, मैं इसके लिए मेहनत किया लेकिन उतना फीलिंग नहीं आ पाई। लगा 1-1.5 महीने उस खुशी को पचाने में लग गया, पूरी पास होने वाली। 1-1.5 महीने खुशी निकल गया, तो फिर लगा तो तंगेज का एग्जाम आ गया, फिर धोखा हो गया गया। 2020 क्या हुआ? 2020 हुआ सर जी, इधर वो कोविड का समय था, हमें लग रहा है। राइट, कोविड का टाइम था वो 2020 कोविड का टाइम था। तो उसमें सर जी 20-21 तो फिर ऐसे ही मान लो चला गया। अच्छा, 23 में 22 में क्या हुआ? अब 22 में सर जी जब मैं तैयारी किया 22 में, 2021 वाला सर जी 2021 वाला अटेम्प्ट मेरा इसलिए खराब हुआ, मैं यूपीएसआई चक्कर में पड़ा, क्योंकि मैं डिरेल हुआ तैयारी से। मुझे लगा कि एक अटेम्प्ट में अच्छी नौकरी है, इसको ले लिया जाता है, होम स्टेट भी है, लोकल की है, आराम से मौज रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, दुर्भाग्यवश मैं फिजिकल में फेल हुआ किन्हीं कारणों से। तो मुझे लगा, बड़ा सेटबैक लगा कि यार मुझे यही करना चाहिए था, इस बार मेहनत करके इसको लेना चाहिए था लपेटे में, लेकिन निकल गया हाथ से। फिर उसके बाद सर जी आया अगला अटेम्प्ट आया सीजीएल का। फिर मैं सीजीएल के लिए सर जी लगा जी जान से इस बार। तो इस बार मैंने अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन ये किया कि जैसे सर जी मैं डेली का टारगेट लेता था, कि जैसे मुझे डेली क्या करना है, वो अपना टारगेट बनाता था सुबह में, या तो कभी कभी शाम में बना देता है कि मुझे सुबह क्या करना है पूरे दिन का, तो मैं उसको कंप्लीट करता था पूरे दिन में। हर आज मुझे ये नहीं मतलब है कि मैं कितना घंटा कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं है। पहले मैं बस उस टारगेट को अचीव करता था, और वो टारगेट हो जाए कंप्लीट, उसके बाद फिर जो इच्छा होती थी वो करता था। फिर टहलता घूमता था, पढ़ता लिखता था, ये नहीं कि सोशल लाइफ समाप्त कर दिया था, लोगों से मिलना होता था। फिर प्रीलिम्स का पेपर हुआ तो उसमें अच्छे खासे नंबर आए, फिर प्रीलिम्स पास हुआ। फिर जब मेंस के लिए लगा तो सर जी फिर एक फंडा था कि एकदम टारगेट। तो फिर मैं जब मॉक टेस्ट देना शुरू किया मेंस के लिए, तो मेरे स्कोर काफी अच्छे आने शुरू हुए, मतलब 300 प्लस में लगातार पा रहा था। अब उसके बाद सर जी 300 प्लस आ रहा है, तो मुझे लगा कि अब की बार तो हो जाना चाहिए, वैकेंसी भी 37,000 के आसपास है। तो मतलब 300 प्लस पर फिर मतलब ये डाउट नहीं था दिमाग में कि ऐसा फेलियर हो सकता है, ये कहीं कभी दिमाग में नहीं आया सर जी।
अच्छा घर वालों की बात होती तो वो लोग भी कहते कि अब 300 आ ही रहा है तो हो ही जाना चाहिए, इस बार तो कुछ नहीं गड़बड़ होना चाहिए। बट मेरिट ज्यादा चली गई। नहीं मेरिट नहीं सर जी, धोखा मेरिट तो ठीक ही थी। फिर मैं जब बैठा एग्जाम में, फिर मेरे साथ धोखा हुआ सर जी। इंग्लिश मुझे लेट हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि अब इंग्लिश तो ठीक ही ठाक हो गई है, ठीक ठाक काम करता था। मेरी इंग्लिश में 83 नंबर, 135 में 135 जी 83 नंबर आए। इतना बड़ा सेटबैक सर जी उस दिन लगा कि इंग्लिश में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ इतना ज्यादा काम किया। फिर मैं आपसे लगातार लगभग ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आपसे बात ही करता है, फोन पर परमानेंट आपसे पूछता था कि सर जी कैसे हो सकता है, बात होती रही है। तो सर जी फिर उसके बाद क्या हुआ, वही जो लोग है कि एक बैग डे आया वो सर जी एग्जाम वाला दिन सब कुछ लेके चला गया। एक कंप्यूटर सर जी 1.5 महीने पढ़ा, उसमें काफी अच्छे डिसेंट स्कोर आया, कंप्यूटर 40 के आसपास सर जी। लेकिन एक बैग डे पूरा वर्ष बर्बाद हो गया। उसके बाद मुझे लगा सर जी कि कुछ तो गलत हुआ मेरे साथ में। अब इसका जिम्मेदार मैं या किस्मत या किसको दिया जाए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर सर जी गाड़ी आगे बढ़ी, रिजल्ट आया, आंसर की बात तो लग ही जाता है कि कहाँ जा रहे हैं आप। फिर उसके बाद सर जी जब रिजल्ट आया तो उस दिन और बड़ा सेटबैक लगा कि बताइए 37,000 में नहीं होगा तो आने वाली भर्ती तो छोटी ही है, अब कहाँ से काम होगा। अब तो और ज्यादा दिक्कत होगी सर। 2023 में आपकी प्री में इंग्लिश में कितने नंबर थे? प्री में इंग्लिश में मेरे 45 नंबर थे। 45 नंबर थे। तो ये जो 5 नंबर कम हुए कैसे हुए? ये सर जी मेरा एक वोकैब का क्वेश्चन गलत हो गया था, गलत हो गए जी, और एक शायद फिलर या पीक्यूआरएस को एक गलत हुआ था, गलत हुआ तो 45 आ करके रुके जी। अब मेंस में इंग्लिश में कितने थे? मेंस में 83 आए सर जी। वही सेटबैक देख रहा है कि कहाँ से 2023 में 2022 वाला है सर जी। 23 में मेंस में जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ जी, इसमें मेरे 119 नंबर 119 से 135 में से जी 119 है और टोटल 390 होता है, मेंस का ही नंबर होता है। तो उसमें टोटल आपके नंबर कितने हैं? 322 नंबर आए मेरे। 322 322 नंबर आपके हैं 390 नंबर में। जी जी बहुत अच्छा स्कोर है और इसी वजह से आपको 646 रैंक जी मिली है कि 390 में 322 नंबर आपका पाए हैं जी। नेक्स्ट ये है कि जैसे 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट हमसे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मतलब 2024 में वो क्या करें, ठीक है, कि अभी उनके पास टाइम मान लीजिए कि सितंबर तक का, हाँ लगभग मान लीजिए कि 8 महीने का मान लीजिए 8 मंथ्स का उनके पास टाइम है जी। तो इन 8 मंथ्स में वो कैसे पढ़े कि उनका मतलब सिलेक्शन हो जाए या फिर वो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाए और बहुत बेहतर कर पाए, तो आप जरूर बताएं सर जी। जैसे क्या है अभी आज सबसे पहले इंग्लिश के लिए बताएं कि इंग्लिश के लिए वो क्या करें, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो पहले इंग्लिश का पूछूंगा। हाँ जी जी सर, जैसे 8 मंथ का भी समय है तो अब सर जी जैसे क्या है आपसे, जैसे इंडिविजुअल अगर कोई पढ़ना शुरू करेगा इस स्टेज पर तो उसको सर जी लगभग कम से कम 5 से 6 महीने 5 से 6 महीने मिनिमम समय लगेगा ही, क्योंकि कम से कम 140 के आसपास क्लासेज होंगे, 140 150 के आसपास क्लासेज होंगे, 140 से 50 कुछ छुट्टियां भी निकलती हैं, 200 क्लासेस पहुंच जाती है इंडिविजुअल में। अच्छा सर जी, मैं तो प्रैक्टिस के लिए कि आप बता रहे हैं तो प्रैक्टिस करवा देते हैं अगर हाँ मेन थियरी की इतनी क्लासेस हो जाती है तो सर जी उसके बाद क्या है, अब इसको करने के बाद सर जी मेन रूप से प्रैक्टिस ही सब कुछ मैटर करेगा। मेन प्रैक्टिस कुल मिला के ये है कि अगर 8 मंथ्स है जी तो और उनको प्रीवियस ईयर ही क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। 4-5 महीने थ्योरी देने के बाद उसके बाद या तो सर जी आपकी सीट से वो काम कंप्लीट करें, अगर जिनको जल्दी है वो आपकी सीट से काम कंप्लीट करें, राइट, और नहीं तो फिर आपसे पढ़े पहले 4-5 महीना समय दें प्रॉपर उसके लिए, इंडिविजुअल के लिए 5-6 महीना जो लगता है। उसके बाद सर जी प्रैक्टिस तो बिल्कुल बहुत मस्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सर जी जैसे प्रैक्टिस के लिए आपसे जुड़े, उसके बाद सर जी मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। क्या है कि अगर जैसे 2024 के लिए अगर कोई विद्यार्थी करना चाहे तो वो ये कर सकता है कि मतलब आपके बताने के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले वो प्रैक्टिस करे जी, और प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक्स दे और मॉक्स को एनालिसिस भी करे वो। सर जी मॉक टेस्ट का मतलब ही यही है कि जैसे मॉक टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन किसी टाइप का गलत हुआ तो उसके नेक्स्ट का मतलब है कि दोबारा आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कहीं भी टकरा रहा है राइट नेक्स्ट मॉक में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर वो आपका मॉक टेस्ट में मतलब दोबारा फिर गलत हो रहा है क्वेश्चन आपसे, तो मतलब कि जैसे सर जी आपके एनालिसिस में कहीं ना कहीं लग गए हैं, सही तरीके से आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। जैसे क्या है, मैं एनालिसिस करता था मॉक्स की तो मैंने एक कॉपी बना रखी थी, मैंने जो क्वेश्चन गलत हुआ, जैसे मान लो वोकैब का क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं उसको सर जी उसमें नोट डाउन करता था तुरंत कि गलत हुआ। फिर उसको जैसे क्या है, जैसे एक हफ्ते में जैसे मान लो बनाया मैंने इंग्लिश का जैसे किया
तो ज्यादा से ज्यादा मतलब जैसे वो कई में अगर निकला तो 10-20 वर्ड निकला, 10-20 उसके थोड़ा बहुत सिनोनिम्स निकले, फिर कुछ कुछ एरर में दिक्कत होती है, कहीं एरर गलत हो गया तो फिर वो चिन्हित करके रखता था कि मतलब आगे जैसे आ रहा है तो फिर वो आगे से गलती नहीं होना चाहिए। श्योर है कि एक बार अगर आगे तो अगर एक बार गलत हुआ सेकंड टाइम होना नहीं चाहिए। जी, इतना मतलब बार बार उसको रिवीजन करके कोशिश करना चाहिए। जैसे मान लो मतलब मैंने फ्राइडे टेस्ट दिया, जैसे एक स्टेज जब एग्जाम का 1-2 महीना बचता है तो बच्चे लगभग हर कोई मतलब, अब पर्सनली मैं तो सभी लगभग डेली मॉक देता था। 1 घंटे का होता है, कितना समय लगता है प्री के लिए, तो 1 घंटे का डेली मॉक रहता था तो उसको मैं डेली देता था। अब सर जी उसमें एनालिसिस वाला सबसे बड़ा फंडा रहता है कि जैसे मॉक टेस्ट तो बहुत लोग दे देते हैं, जैसे बच्चे दे देते हैं, फिर सोचते हैं कि मॉक एनालिसिस में चलो भी बाद में कर लूंगा, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, फिर क्या होता है एनालिसिस छूट जाता है। श्योर है एनालिसिस अगर छूट, मॉक टेस्ट देने के बाद उन्हें तुरंत ही एनालिसिस करना चाहिए। जी, अगर आप प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हैं क्योंकि 1 घंटे का मॉक दे तो उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं हाफ एन आवर में, मतलब या 1 आवर मान के चलो एनालिसिस हो जाता है कंप्लीट। जी, अब जैसे एनालिसिस का बहुत से बच्चे जो मतलब लेते हैं, जैसे पहले मैं भी ये गलती करता था कि जैसे मैथ का मेरा क्वेश्चन गलत हो मान लिए, तो मैं जो गलत क्वेश्चन होते थे उनको केवल एनालाइज करता था। अब उस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करता था जिसमें मैंने समय ज्यादा दे दिया, क्योंकि फाइनल आंसर क्यों मेरा सही दिखता था कि जो मैं देखता कि ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ। अब यहाँ धोखा हो जाता था कि जैसे अब ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज है कि जैसे मान लो 30 सेकंड में बच्चा, 40 सेकंड में एवरेज बच्चा क्वेश्चन किया, मैं 1 मिनट में उसको किया हूँ। अब जब उसको एनालिसिस में करने जाता था तो पहले जब मैं करता था तो नहीं देखता था, लेकिन जब इस बार इसको पैटर्न में लाया तो ये देखते हैं कि समझ में किस पर ज्यादा दे दिया, किस क्वेश्चन पर, किस कारण से समझ ज्यादा दिया, अप्रोच में कहीं गलती तो नहीं है। तो सर जी इन सब चीजों से बहुत नजदीकी से पार पाना होगा, क्योंकि सर जी अगर आप सही गलत पर चलेंगे तो फिर वहां एरिया वीक रह जाएगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो प्रेशर जनरेट होगा आप पर। तो दिलीप जी, इंग्लिश के लिए तो बात हो गई, आप ये बताएं रीजनिंग के लिए मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए, फिर आपने क्या किया रीजनिंग के लिए? जैसे सर जी मैं रीजनिंग के लिए ऑनलाइन पढ़ लिया था पीयूष वर्षनेसर का कुछ, पीयूष वर्षनेसर जी उनका पढ़ लेके पढ़ लिया था ऑनलाइन के लिए। फिर उसके बाद जब उनसे कोर्स कंप्लीट किया, फिर एक समय बाद सर जी ऐसा लगा कि सब कुछ रीजनिंग में प्रैक्टिस सही है, आप बराबर मेन प्रैक्टिस लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहे वो हो जाएगा। जी जी ठीक है, देखिए रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें स्पीड चाहिए आपको। जी जी लगातार प्रैक्टिस करते रहो, स्पीड चाहिए जी। इंग्लिश और जीएस के लिए आपको स्पीड नहीं चाहिए, आपको कंटेंट अगर आपका पढ़ा हुआ है तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जैसे सर जी वोकैब आया कहीं, अगर आप नहीं पढ़े तो आपकी कितनी भी स्पीड हो तो आप या तो यस या तो नहीं, अब वहां पे मैथ्स लगाने की कैलकुलेशन कोई काम ही नहीं है। जी जी ठीक है, तो और जीएस में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो, आपने कैसे किया जीएस में? अच्छा बताए 2023 में जीएस में कितने नंबर थे आपके? जीएस में मेरे 43 मार्क्स हैं। 43 मार्क्स जी, आउट ऑफ 50? आउट ऑफ 50 नहीं, आउट ऑफ 75 मेंस वाला है। फ्री में 25 थे, फ्री में 25 आउट ऑफ 50% मार्क 25 थे, और मेंस में आउट ऑफ 75 43 थे। ठीक है, नंबर फिर भी ठीक थे। तो मतलब क्या करना चाहिए, मतलब जीएस के लिए कैसे करें, कुछ बता दीजिए। जैसे जीएस के लिए, जीएस मेरा खुद ही मतलब कमजोर पक्ष रहा है शुरू से तैयारी से ही। हाँ। लेकिन 2023 में सर जी मैं एक परमार एसएससी है, परमार एसएससी जीएस का बैच चलाते हैं सर। अच्छा, तो मैं उनसे एनरोल हुआ और उनकी सीरीज चलती है यूट्यूब पर, स्टैटिक जीके मतलब रिसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैं उसको किया और फिर उसी का सबसे ज्यादा लाभ है। रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा एनालिसिस करवाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही बेहतर होता है, कुल मिला के। जी। अच्छा, मैथ्स के लिए आपने किसको फॉलो किया? मैथ्स के लिए सर जी मैंने शुरू से गगन प्रताप सर को फॉलो किया। गगन प्रताप जी करियर में जी आंख मूंद के उनके ऊपर भरोसा किया है मैथ के लिए। प्रैक्टिस नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, उसमें कहते हैं ब्लाइंड फेथ होना, वैसे ब्लाइंड फेथ है गगन प्रताप सर। अच्छा, और इंग्लिश तो आपने जी मेरे से ही पढ़ा है? जी, सब कुछ आपका ही किया। अच्छा, इंग्लिश मेरे से पढ़ा है, चलिए ठीक है। तो अब ये बताइए कि यहां पर आप 2000 नेक्स्ट के लिए जी नेक्स्ट कोई प्लान एसएससी सीजन तो आपने निकाल लिया? जी। तो मतलब अगेन एसएससी अब नहीं हो गया, मतलब यहीं से एसएससी खत्म। अब एसएससी सीजन में आपकी कुछ दिन बाद पोस्टिंग भी हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट कुछ आईएएस वगैरह? अरे सर उसके बारे में अभी ज्वाइनिंग होगी तो उसके बारे में दिखेगा कैसे कैसे क्या समय निकलता है, क्या वो रहता है, तो उसके बारे में। अच्छा, मतलब वो फ्यूचर प्लान है कि अगर टाइम होगा तो कर लेंगे और टाइम नहीं होगा तो जी नहीं सोचे। अच्छा, इमीडिएट आपने कुछ भी अभी सोचा नहीं ना जी। तो ठीक है, आप ये बताइए कि कुछ और जो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है, कुछ अपना संदेश देना चाहें, कुछ आप बताना चाहें तो आप जरूर है। एक्स्ट्रा के लिए सर जी यही है कि जो भी आपके जो भी अंदर से लगता है, जैसे सर जी जब मैं
मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, बच्चों को बताना है, दिल की बात बता रहा हूँ सर जी। जब दिल की बात बता इस ब्रह्मांड में, मतलब मैं जब तैयारी करने आया इस एसएससी की दुनिया में सर जी, जब मैं डिमोटिवेट हुआ, राइट, तो कोई मित्र ना कोई हो, मैं अपने पिता से बात करता था सर जी। ये मतलब रियल मोटिवेशन है जी सर जी, रियल मोटिवेशन है। मतलब उन्होंने, जब मैं 2021 के 2022 में 2022 से मेरा सर जी लगातार मैं फाइनल मेरिट से छटा और कई एग्जाम में छटा। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है जी, व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, उस समय मतलब आपके फैमिली का सपोर्ट रहा, बहुत सारा सपोर्ट था आपकी फैमिली का, इसी वजह से आप आज इस मुकाम पर हैं सर जी, और आज आप यहाँ पे बैठे हैं। सर जी क्या है, मैं अपनी सक्सेस, मतलब जितना मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, उसके पीछे सर जी मेरे पिताजी का बहुत असीम हाथ है। नहीं, माता पिता तो अपने गुरु, सर जी गुरु है, लेकिन सर जी क्या है, लोग, अगर आपको कोई भी समस्या, अगर आप अपने घर के गार्जियन से डिस्कस कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज, तो आप मेंटली काफी हल्के महसूस करेंगे। जहां तक मेरा पर्सनल ये होता है कि अगर आप परिवार से बात कर रहे हो और मेन मुखिया से बात कर रहे हैं, तो ये होता है कि चलो मेंटली प्रेशर हमारे पास फिर नहीं है जी। और पिताजी ने एक बार शाबाशी दी, ठीक बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगेन देखेंगे, तो थोड़ा सा और बंदा अंदर से मोटिवेट हो जाता है सर जी, बेहतर करने की। जब मैं 2022 से फेल होना शुरू किया, लगातार फाइनल मेरिट से छटना शुरू किया, तो मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे, क्योंकि वो एकदम भक्त आदमी है, पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करने वाले आदमी, तो एक ही बात कहते थे कि ईश्वर ने कुछ अच्छा प्लान किया है, तभी ये छोटा नहीं हो रहा है, लग रहा है कुछ बड़ा ही होने वाला है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं भी जब कभी जब डिमोटिवेट होता हूं जी, तो पिताजी से बात करता हूं और सारा मतलब हल अपने आप निकल आता है, और मतलब ये कहते हैं जो होना है ना वो हो करके रहेगा। कहते देखो ये बताओ कि भगवान राम वो भगवान थे जी, लेकिन फिर भी उन्हें वनवास झेलना पड़ा, 14 साल जाकर के वन में रहना पड़ा, जब उन्होंने अपने कष्ट को खुद नहीं काट सके भगवान होकर के, तो हम तो इंसान है जी, जी। भाई जो उन्होंने खुद कष्ट झेला, और झेला इसी वजह से कि भाई इससे मनुष्य सीखेंगे कि जब भगवान होकर के हमने भी कष्ट झेला, तो कष्ट तुम्हारे पास पड़ेगा, तुम्हें भी झेलना ही पड़ेगा। और ये तो निश्चित है कि अगर आपके पास सुख है तो दुख आएगा, और दुख है तो सुख आएगा, और कुछ बस सर जी। और क्या है कि अपने हिसाब से सर जी, जैसे क्या है, तैयारी करने के लिए सर जी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जैसे क्या है, मान लीजिए 7 दिन का वीक है, तो बहुत आपको टारगेट डेली बनाना पड़ेगा तैयारी के दौरान। नहीं, एक और है यहाँ पर देखा जाए तो, स्पेशली मैं प्रयागराज के विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाह रहा हूं कि यहाँ पर होता है कि मतलब विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता, रियली बता रहा हूं, कि वो तैयारी कर किसकी रहे हैं। जी जी जी, वो कभी डाल दे रहे सफाई कर्मी में, फिर कभी डाल दे रहे भाई रेलवे में डाल दे रहे, कभी लेखपाल में डाल दे रहे, कभी यूपी पुलिस कर्मी में डाल दे रहे, कभी आईएएस की पोस्ट में डाल दे रहे, निकल आता है उसमें डाल देते, कभी स्टेट पीसेस डाल देते, कभी एमपी पीसेस डाल देते, कभी बिहार पीसेस डाल देते, मतलब समझे नहीं आते तैयारी कर किसकी नहीं सर जी। और इसी वजह से मतलब सिलेक्शन रेट यहाँ का घटा है, यही रीजन है मेन। क्योंकि अगर आप एक स्टेट में जाकर के अगर आपके पास एक लक्ष्य रहेगा, तो आप अपने निशाने को साध पाएंगे। जब आपके पास कई सारे लक्ष्य हैं जी, तो आप कैसे अपने निशाने को साध पाएंगे, मेरा ही मानना है। सर जी मेरे सक्सेस में इतना समय यही इसीलिए लगा क्योंकि मुझे भी लगा था कि बीच में मैं दरोगा बन जाऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। नहीं, मैंने यही जब भी पढ़ाया ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैंने हमेशा कहा कि भाई आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो एक तरफ आप कंसंट्रेट हो जाओ, सिलेक्शन डेफिनेट होगा, लगे रहो, होगा तो वही होगा, अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि इतना पढ़ते पढ़ते उसको हम काबिल बन चुके रहेंगे कि हम कर सकते हैं जी। मैंने सिलेक्शंस 2 बैंक में, आपको पता होगा, बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था IBPS क्लर्क, मैंने वहां से छोड़ा। इसके बाद हमें लगा कि मुझे SSC करना चाहिए, 2 बार दिया, 2013 में लगा फाइनल सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर मेरे मेरिट से जनरल कैंडिडेट से 100 मार्क्स अधिक थे। लेकिन हुआ क्या कि जब मेरिट आई, ठीक है, फाइनल मेरिट आई, तो मतलब 15 नंबर अधिक थे, ठीक, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया वहीं पर कि भाई अब मेरे को नहीं करना, क्योंकि मैं टीचिंग पे आ गया था और पढ़ाने लगा था और मन भी नहीं लग रहा था पढ़ने का, ठीक है। इस वजह से हमने भाई कहा चलो हम किसी दूसरे स्ट्रीम में चलते हैं। लेकिन इतना था कि मतलब लेना है तो सिलेक्शन एसएससी लेना, अदरवाइज फिर लेना ही नहीं है, क्योंकि इतना तब तक काबिल बन चुके थे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और आज हम बहुत सारे विद्यार्थियों को, हमारे कई सारे विद्यार्थी सिलेक्ट भी होते हैं, आप भी बैठे हैं, ठीक है, और बाकी हम यूट्यूब पर अपडेट करते रहते हैं, टेलीग्राम पर अपडेट करते रहते हैं। कुछ और बताना चाहें सर जी? कुछ और बताने के चक्कर में इतना दिन अविलंब हुआ आपसे मिलने, सबसे पहली बात तो इस चीज की मैं माफी चाहूंगा।
कोई बात नहीं है, ठीक है। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, मतलब ये होता है कि सिलेक्शन तो बहुत सारे विद्यार्थी लेते हैं, बट क्या होता है ना कि जैसे वो लोग फिर मतलब सोचते हैं कि नहीं आप सर के पास क्या जाएंगे, अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया। जी जी, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप मेरे पास आ जाएंगे तो मतलब ये होता है कि मुझे भी एक रियल मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का। आज जैसे अभी मैं क्लास लूंगा तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही है। देखिए, एक टीचर को एक मिलता क्या है, मिलता टीचर को बस इतना ही है कि एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है, उसको लगता है कि नहीं यार मैंने पढ़ाया है और कहीं ना कहीं मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। और जहां तक एक अभी आप जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप फीस भी लेते हैं, तो भाई फीस लेना, देखो अगर मेरा भी एक परिवार है, अगर फीस नहीं लेंगे तो कहां से चलेगा, आप भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इतना सारा सिस्टम है, अगर अभी मैं ओनर को बोलूंगा भाई इसका रेंट मत लो, बिजली वाले को बोलूंगा भाई इलेक्ट्रिसिटी मत लो, अभी बोलूंगा केबल वाले को भाई कनेक्शन का पैसा मत लो, ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो भाई इस वजह से लेना पड़ता है, भाई मेरा भी रोजी रोटी यही है। तो दिलीप जी आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे स्टूडियो में आए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को भी एक रियल मोटिवेशन मिला होगा। यहां पर देखिए दिलीप जी को बुलाने का बस रीजन इतना ही था कि आप सभी को एक रियल मोटिवेशन मिले कि आखिर हाँ भाई यहां से भी सिलेक्शन होते हैं। तो ये कई सारे बच्चे पूछते हैं सिलेक्शन यहां से होते हैं कि नहीं होते हैं, हालांकि मैं अपडेट करता रहता हूं, फिर मैं नहीं आते तो पूछते हैं। तो भाई यहां से भी सिलेक्शन होते हैं, अच्छा सिलेक्शन होता है, बढ़िया सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चे बताते हैं कुछ बच्चे नहीं बताते। हमने पहली बार फर्स्ट टाइम दिलीप जी रियली, ठीक है, आपके साथ यहाँ पे बैठा हूं, अदरवाइज बच्चे सिलेक्शन ले लिए, ठीक है, हमको सुन करके खुशी होती थी नहीं बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, सुन करके खुशी होती थी चलो बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया, मेहनत सफल हो गई, अब थोड़ा और मेहनत करो और बच्चों को सफल करो, ठीक है। लेकिन बट कभी ना कभी होता है कि भाई चलिए आप आ गए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और बाकी एक रियल मोटिवेशन आपके लिए यही है दिलीप जी को देख करके, भाई 2019 में भी ये भी कुछ नहीं थे, मेहनत की लगातार, एक ही स्ट्रीम में रह करके मेहनत की, भाई हमको सफलता लेनी है और आज ये सफल हुए, ठीक है। और 646 रैंक मायने रखती है, ठीक है, 646 रैंक एएसओ सीएसएस पोस्ट पाना मायने रखती है, 646 रैंक, तो आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई कमेंट है, अगर कोई आपका सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट को कर सकते हैं। बाकी तो चलिए बहुत अच्छा लगा दिलीप जी मिलकर के, और फिर बाकी आपका भविष्य की आपको शुभकामनाएं कि आप अगेन मेरे पास आए आईएएस बन करके और इसी तरीके से आप इंटरव्यू दे। चलो हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय 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 श्री महाकाल।